What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, हम इंडियंस को कंपैरिजन करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। तभी तो चाहे बचपन के मार्क्स हो या फिर यूथ का सैलरी पैकेज, हमें कंपैरिजन में एक अलग ही स्वाद आता है। अगर हम अपनी इसी आदत को ब्रॉडर स्केल पर देखें तो हमें मुंबई वर्सेस दिल्ली के बीच विच सिटीज बेटर के कंपैरिजन से लेकर स्टेडली प्रोग्रेसिंग इंडिया और फेल स्टेट पाकिस्तान तक को कंपेयर करते लोग देखेंगे। और ऐसा ही एक फियर्स कंपैरिजन नॉर्थ वर्सेस साउथ का भी देखने को मिलता है, जहां स्किन कलर जैसे नॉनसेंस टॉपिक्स से लेकर रिच कल्चर, फूड और लैंग्वेज डाइवर्सिटी तक को कंपेयर किया जाता है। यही नहीं, आजकल तो सदर्न मूवीज वर्सेस बॉलीवुड मूवीज तक के कांस्टेंट कंपैरिजन देखने को मिलते हैं। लेकिन नॉर्थ वर्सेस साउथ के ऐसे किसी रैंडम कंपैरिजन में पढ़ने के बजाय आज हम एक स्पेसिफिक और ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन पर गौर करते हैं। उदाहरण के लिए इस मैप पर नजर डालिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के दिए गए आंकड़ों के अनुसार इंडियन स्टेट्स के पर कैपिटा जीडीपी को दर्शाता है। दोस्तों, स्टेट की जीडीपी का मतलब एक गिवन पीरियड में उस स्टेट में प्रोड्यूस हुए सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल मार्केट वैल्यू से है। इसे जब वहां की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है तब हमें स्टेट जीडीपी देखने को मिलती है। क्या आपने इस मैप में कुछ खास नोटिस किया? चलिए एक और मैप देखते हैं जो कि हाल के एक दशक में इंडियन स्टेट्स के पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ रेट को दर्शाता है। क्या आपने इन दोनों मैप्स में एक पैटर्न नोटिस किया? अगर आप इन मैप्स को गौर से देखें तो आप पाएंगे कि सदर्न स्टेट्स नॉर्थ के कंपैरिजन में ज्यादा ग्रीन है। ऐसे में मैप के पैरामीटर्स के अनुसार भारत के सदर्न स्टेट्स उसके नॉर्दर्न के कंपैरिजन में इकोनॉमिक टर्म्स में बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। बल्कि 2018 में जहां एक और देश में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का एवरेज लेवल 21% था, वहीं सदर्न स्टेट्स में ये केवल 9% था। 2021 के नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग जहां पुडुचेरी में यूटीज के मामले में देश की सबसे कम पॉवर्टी देखने को मिली, वहीं स्टेट्स में केवल 0.71% पॉवर्टी रेशियो के साथ केरला ने बाजी मारी, जबकि तमिलनाडु इस लिस्ट में 4th रैंक पर था। मार्च 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 5 सदर्न स्टेट्स यानी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इंडियन इकोनॉमी का 30% कंट्रीब्यूशन करते हैं। यह आंकड़ा तब और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि इंडिया की लगभग 20% पॉपुलेशन और टोटल एरिया का भी लगभग 20% ही सदर्न इंडियन टेरिटरी में आता है। यही कारण है कि ऊपर दिए गए दोनों मैप्स को भी हमें पर कैपिटा के टर्म्स में ही प्रेजेंट किया है, ताकि साउथ इंडिया की कंपैरेटिवली लेसर पॉपुलेशन को नॉर्थ की ह्यूज पॉपुलेशन से एब्सोल्यूट टर्म्स में कंपेयर किया जा सके। ऐसे में इन सभी आंकड़ों को देखकर ये कहा जा सकता है कि साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में ज्यादा डेवलप्ड है। आफ्टर ऑल, तभी तो इकोनॉमिक पैरामीटर्स की बात हो या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की, सभी में साउथ नॉर्थ से आगे खड़ा दिखाई देता है। लेकिन इस कंपैरिजन के बाद जो असल प्रश्न उठता है वो ये कि आखिर ऐसा क्यों है? आखिर क्यों साउथ इंडिया नॉर्थ के कंपैरिजन में ज्यादा डेवलप्ड है? चलिए आज हम अपने डिस्कशन में इसी सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अपने इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले हमें यह इंश्योर कर लेना चाहिए कि आखिर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइन की बात करें तो हमें इसमें नॉर्थ और साउथ को क्लियरली डिफाइन करने वाली कोई वेल एस्टैब्लिश्ड डेफिनेशन देखने को नहीं मिलती। हालांकि सदर्न स्टेट्स को लेकर फिर भी हमें एक कंसेंसस देखने को मिलता है, जिसमें केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ साथ पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार जैसे यूनियन टेरिटरीज शामिल हैं। लेकिन अगर हम नॉर्थ की बात करें तो जहां मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नॉर्दर्न जोनल काउंसिल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के साथ यूनियन टेरिटरीज ऑफ चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख तो देखने को मिलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल नहीं है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के नॉर्थ कल्चर जोन में उत्तराखंड तो इंक्लूडेड है, लेकिन दिल्ली इससे बाहर है। इसी तरह जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश और दिल्ली को नॉर्थ में कंसिडर करता है, तो उसके अनुसार राजस्थान नॉर्थ डिवीजन का पार्ट नहीं है। वहीं अगर हम द्रविडियन और हिंदी लैंग्वेज के बेसिस पे नॉर्थ और साउथ को डिफाइन करने जाएंगे तब तो और भी मुश्किल है, क्योंकि ऐसा करने पर पंजाब इस डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा। अब ऐसे में ये कहा जा सकता है कि नॉर्थ की कोई ऑफिशियल या वेल एस्टैब्लिश्ड डेफिनेशन नहीं है।
तो चलिए इस लेक्चर के लिए हम नॉर्थ इंडिया को खुद ही डिफाइन कर लेते हैं। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पर गौर करें तो आप पाएंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके बीचों बीच से गुजरता है और इसे ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। अब अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखें तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होते हुए नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर हम इसी टॉपिक ऑफ कैंसर को इंडिया की सेंट्रल लाइन मान लें तो क्या हमारी नॉर्थ इंडिया की डेफिनेशन तैयार है? शायद नहीं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया की कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हमें अपनी इस डेफिनेशन में राजस्थान को भी जगह देनी होगी। इसका एक कारण तो ये है कि जनरल स्टीरियोटाइप में हिंदी स्पीकिंग राजस्थान को नॉर्थ इंडिया में ही कंसीडर किया जाता है, और दूसरा ये है कि राजस्थान एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, जिसे एक छोटे से सदर्न पोर्शन से ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजारता है। ऐसे में एक छोटे से पोर्शन की वजह से उसे सेंट्रल इंडिया में मान लेना थोड़ा फार फ्लंग होगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम बिहार स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को देखें तो वो खुद अपने को ईस्टर्न इंडिया का पार्ट मानता है। यही नहीं, हिंदी बेल्ट में बिहार और यहाँ तक कि ईस्टर्न यूपी रीजन के लोगों के लिए भी कॉमनली पूरबिया या ईस्टर्नर का स्लैंग इस्तेमाल होता है। ऐसे में बिहार ईस्टवर्ड सारा रीजन ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में माना जाना ठीक होगा। तो चलिए इस तरह राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को मिलाकर हमारे नॉर्थ इंडिया की कन्वेंशनली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन तैयार है। और अब जब हमने नॉर्थ और साउथ को स्टैब्लिश कर ही दिया है तो हम डेवलपमेंट के मामले में इनके बीच के इस स्टार्क डिफरेंस के पीछे के कारणों को भी एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से फैमिलियर हैं तो आप जानते ही होंगे कि उस दौरान भारत में होने वाले सभी फॉरेन इन्वेजन्स इंडिया के नॉर्थ या स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर से ही हुए थे। बल्कि इन्वेजन्स 535 बीसी के अराउंड हुए पर्शियन इन्वेजन के साथ ही शुरू हो गए थे। इसके बाद भारत ने अलग अलग समय पर सीरीज ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स को फेस किया। इन इन्वेजन्स की लिस्ट को आप यहाँ देख सकते हैं। यही नहीं, इन सीरीज ऑफ इन्वेजन्स का ज्यादातर इम्पैक्ट भी नदर्न इंडिया तक ही सीमित था। वहीं बार बार इन्वेड होने से नॉर्थ में कांस्टेंट इंस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट बनी रही। दूसरी ओर इनमें से बहुत से इन्वेजन इंडिया पर अपनी गवर्नेंस स्टैब्लिश करने के इरादे से नहीं, बल्कि प्रॉस्परस नॉर्दर्न इंडिया को लूटने के इरादे से हुए थे। ऐसे में बार बार नॉर्दर्न इंडिया के इन्वेडर्स को लूट खसोट को झेलना पड़ा। हालांकि इस बीच में सेंचुरीज ऑफ पीस एंड स्टेबल डायनेस्टीज ने भी शासन किया। लेकिन अगर आप इंडिया की कल्चरल हिस्ट्री पर गौर करें तो आप पाएंगे कि इस दौरान भी हमने कांस्टेंट कल्चरल टसल देखने को मिला, जो खासतौर पर अरब और तुर्क इन्वेजन्स के दौरान और प्रोमिनेंट हो गया, जिस पीरियड में गवर्नेंस का फोकस डेवलपमेंट में होने के बजाय अपनी सत्ता को बचाए रखने और एक्सटर्नल फोर्सेस से लड़ने पर ज्यादा रहा। जबकि इसके उलट अगर हम एंशिएंट साउथ इंडिया को देखें तो यहाँ फर्स्ट इन्वेजन 14th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी के रूल के दौरान मलिक कफूर के एक्सपेडिशन के दौरान देखने को मिला। ऐसे में साउथ को अपनी इकोनॉमी डेवलप करने के लिए नॉर्थ के कंपैरिजन में एक लंबा, पीसफुल और स्टेबल पीरियड देखने को मिला। हालांकि इस दौरान साउथ के चोला, चेरा, पांड्या रूलर्स के बीच इंटर टसल तो देखने को मिली, लेकिन फिर भी नॉर्थ के कंपैरिजन में ये पूरे प्रोलॉन्ग पीरियड में साउथ में मोर और लेस पीसफुल गवर्नेंस बनी रही। और इस पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का एक प्रमाण हमें यहाँ के कल्चर और लैंग्वेजेस में भी देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के कल्चर पर गौर करें तो आप पाएंगे हजारों साल बाद भी साउथ इंडिया का कल्चर और लैंग्वेज सेपरेटली डेवलप हुई। तभी आज भी हमें मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा के रूप में 4 क्लासिकल लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं, जो भारत की 6 लैंग्वेजेस में से एक हैं। जबकि अगर हम क्लासिकल लैंग्वेज की ऑफिशियल डेफिनेशन देखें तो हम समझ जाएंगे कि इन कल्चर्स का ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इस रीजन के डेवलपमेंट के लिए कितना हेल्पफुल साबित हुआ। लेकिन केवल पीसफुल हिस्ट्री की वजह से ही नहीं, बल्कि अपनी नेचुरल कोस्टलाइन और पोर्ट्स की वजह से डेवलप हुए हिस्टोरिक फॉरेन ट्रेड की वजह से भी सदर्न स्टेट्स को नॉर्थ के कंपैरिजन में एडवांटेज मिला, जिसके चलते एंशिएंट टाइम से ही साउथ इंडिया से ट्रेड रूट्स के जरिए होने वाला फॉरेन ट्रेड मजबूत होने लगा था। उदाहरण के लिए केरला के मालाबार कोस्ट पर स्थित एंशिएंट पोर्ट मुजीरिस 1st सेंचुरी बीसी का एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट था। मुजीरिस पोर्ट ने पर्शियंस, फिनिशियंस, एसीरियंस, ग्रीक्स, इजिप्शियंस और रोमन एम्पायर से साउथ इंडिया के ट्रेड रिलेशन स्थापित करने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। इसके अलावा पुडुचेरी में लोकेटेड अरिकामेडू पोर्ट, मालाबार कोस्ट पर स्थित कोचन और तमिलनाडु में कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित पुम्पुआर एंशिएंट पोर्ट इत्यादि कुछ ऐसे पोर्ट्स थे जिन्होंने एंशिएंट टाइम से ही साउथ इंडिया को ग्लोबल ट्रेड के सेंटर पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया था। वहीं जैसे जैसे समय बीता गया, साउथ के ये ट्रेड रिलेशंस
और भी मजबूत होते गए। अपने प्राइम पर चोला डायनेस्टी के राजा चोला वन और उनके सक्सेसर्स राजेंद्र चोला वन ने तो इंडिया की कन्वेंशनल जियोग्राफिक बाउंड्रीज को तोड़कर अपनी स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्सेस के दम पर श्रीलंका, मालदीव्स और यहाँ तक कि साउथ ईस्ट एशिया तक भी अपना आधिपत्य फैला लिया था, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया और सदर्न थाईलैंड तक शामिल है, जिससे पता चलता है कि इस दौरान सदर्न इंडिया कितना मजबूत था। ऐसे में यहाँ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस के चलते डेवलपमेंट अपने आप आ गया, जबकि इसके उलट नॉर्थ इंडिया से होने वाला ज्यादातर ट्रेड सिल्क रूट के थ्रू होता था, जिस पर मोस्टली चाइनीज और अरब्स का कब्जा था। वहीं लगातार होते इन्वेजन्स के बीच नॉर्दर्न इंडिया के ट्रेड रिलेशंस भी कम से कम होते चले गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सदर्न इंडिया का आज का डेवलपमेंट केवल उसके हिस्टोरिक एडवांटेज की वजह से है, बल्कि इसके बहुत से मल्टी डायमेंशनल रीजंस हैं। तो चलिए अब हम अगले रीजन को भी जान लेते हैं। दोस्तों, हिंद महासागर में इंडिया की सेंट्रल पोजीशन की वजह से भारत हमेशा से ही रीजन के सी रूट्स का एपिसेंटर रहा है। वहीं उसका तीनों ओर से समुद्र से घिरा होना भारतीय इकोनॉमी और मैरीटाइम ट्रेड के लिहाज से भी काफी बेनिफिशियल रहा। अगर हम आज की स्थिति में देखें तो भारत के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग 95% और वैल्यू के अकॉर्डिंग 68% इंडियन ट्रेड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट के जरिए ही होता है। ऐसे में मॉडर्न इंडिया में भी साउथ इंडिया के ये कोस्टल स्टेट्स इंडियन इकोनॉमी के प्राइम मूवर बने हुए हैं, बल्कि इंडिया के 13 पोर्ट्स में से 6 इन सदर्न स्टेट्स में सिचुएटेड हैं। तमिलनाडु के चेन्नई, तूतुकुड़ी और एन्नोर पोर्ट, केरला का कोची पोर्ट, कर्नाटका का मैंगलोर, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम पोर्ट। ऐसे में इन पोर्ट्स की मौजूदगी की वजह से इन स्टेट्स को शिप बिल्डिंग की मेजर इंडस्ट्रीज से लेकर कार्गो हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट सर्विस जैसे सेक्टर के डेवलपमेंट करने और यहाँ की जनता के लिए गेनफुल एम्प्लॉयमेंट पाने का मौका मिला, जिसने इनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक अहम रोल प्ले किया। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि हिस्टोरिक रीजंस और नेचुरली एग्जिस्टिंग एडवांटेज की वजह से ही ये सदर्न स्टेट्स डेवलप्ड हैं, बल्कि इन्हें डेवलप करने के पीछे यहाँ की गवर्नमेंट्स के कई दशकों के प्रयास भी जिम्मेदार हैं। आइए उनको भी जानते हैं। दोस्तों, अगर हम इंडियन इंडिपेंडेंस के दौरान के डेटा पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि उस समय पर भारत के मेजर 4 साउथ इंडियन स्टेट्स डेवलपमेंट के मामले में रेस्ट ऑफ इंडिया से बहुत अलग नहीं थे, बल्कि इस लिस्ट में वो भी मिडिल और बॉटम में ही कहीं खड़े दिखाई पड़ते थे। लेकिन इनके इस डेवलपमेंट में एक बड़ा रोल यहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज और सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज ने अदा किया, जिसका असर स्पेशली 1980s के बाद से तेजी से दिखाई देने लगा। यही कारण है कि अगर हम आज की स्थिति में सदर्न स्टेट के लिटरेसी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जैसे आंकड़ों को एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि इनके कॉम्प्रिहेंसिव इफेक्ट से साउथ इंडियन स्टेट्स नॉर्थ की कंपैरिजन में एडवांटेज मिल रहा है, जिसके चलते साउथ इंडिया की जनता न केवल बेटर एजुकेशन पा सकी, बल्कि डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी पैरामीटर हेल्थ को भी उनके लिए इंश्योर किया जा सका। इसलिए अगर हम 2011 के सेंसस डेटा पर नजर डालें तो उस समय आंध्र प्रदेश, जिसमें तेलंगाना भी शामिल था, उसे छोड़कर बाकी सभी सदर्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज लिटरेसी के नेशनल एवरेज से कहीं आगे थी। इस तरह अगर हम 2023 के इकोनॉमिक सर्वे पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि जहां 2020 में केरला और पुडुचेरी में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 6, तमिलनाडु में 13, कर्नाटका में 19 थी, वहीं उत्तर प्रदेश में ये 38, राजस्थान में 32 और हरियाणा में 28 थी। वहीं नीति आयोग के लेटेस्ट हेल्थ इंडेक्स में भी ये सदर्न स्टेट्स सबसे ऊपर खड़े नजर आते हैं। दूसरी ओर अगर हम गवर्नेंस के एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर और जनरली डेवलपमेंट के लिए जरूरी माने जाने वाले लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन को देखें तो हम पाएंगे कि पुलिस फाउंडेशन ऑफ इंडिया की स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में भी साउथ इंडियन स्टेट्स नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के कंपैरिजन में आगे खड़े दिखाई देते हैं। असल में इंडेक्स डिपिक्ट करता है कि किस स्टेट के लोग अपने स्टेट की पुलिस की परफॉर्मेंस से कितना सेटिस्फाइड या डिससेटिस्फाइड हैं। लेकिन इस सब को देखकर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। तो चलिए हम इसके पीछे के मल्टीपल रीजंस को समझ लेते हैं। तो अगर हम सदर्न स्टेट्स की बीते 6 से 7 डिकेड्स की पॉलिटिक्स को एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि यहाँ कभी भी एक पॉलिटिकल पार्टी का छत्र राज नहीं रहा। जहां एक और केरला में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक दूसरे को कांटे की टक्कर देती रही, वहीं तमिलनाडु में एक कॉन्टेस्ट डीएमके और एआईएडीएमके के बीच बना रहा। इसी तरह कर्नाटका में भी कांग्रेस, बीजेपी और जनता दल सेकुलर और आंध्रा में कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी के बीच मुकाबला बना रहा, जिसमें अब वाईएसआर कांग्रेस भी शामिल हो गई है।
ऐसे में इस कॉम्पिटिटिव स्टेट पॉलिटिक्स ने यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज पर बेटर गवर्नेंस देने और पीपल सेंट्रिक पॉलिटिक्स करने का दबाव बना के रखा। इसका सीधा फायदा यहाँ की जनता को मिला। यही नहीं, बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रेरणा सिंह बताती हैं कि साउथ के इन स्टेट में स्टैब्लिश्ड सब नेशनलिज्म की वजह से यहाँ के स्टेट्स में स्ट्रॉन्ग रीजनल आइडेंटिटी देखने को मिलती है, जिसमें हर स्टेट दूसरे स्टेट से बेहतर परफॉर्म करना चाहता है। ऐसे में आम जनता से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज तक बेहतर को और बेहतर करने के ज़ील में है। वही पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स या तो वन पार्टी डोमिनेंस या फिर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमती देखी जा सकती है, जिसके चलते यदि एंटी इनकम्बेंसी में सरकार बदलती भी है तो पुअर गवर्नेंस की वजह से नहीं, बल्कि कैंडिडेट से रिलेटेड जातीय समीकरण गलत हो जाने की वजह से। दूसरी ओर अगर हम सदर्न स्टेट के हिस्टोरिक पॉलिसीज की बात करें तो देश में पंचायत और गवर्नमेंट रन प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों के लिए सबसे पहली गवर्नमेंट मिड डे मील स्कीम तमिलनाडु में 1956 में के कामराज की सरकार के दौरान देखने को मिली। इस स्कीम ने ऐसा कमाल दिखाया कि आने वाले सालों में न केवल यहाँ के बच्चों में न्यूट्रिशन लेवल को इंश्योर करके माल न्यूट्रिशन को दूर किया जा सका, बल्कि स्कूल में एनरोलमेंट को भी बढ़ावा मिला। इससे अलग अगर हम यहाँ के कॉलेज एडमिशन के डेटा पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि तमिलनाडु में देश के एवरेज से डबल स्टूडेंट्स कॉलेज में एनरोल कर रहे हैं, जिससे यहाँ के एजुकेशन के करंट सिनेरियो को पता चलता है। वहीं अगर हम लिटरेसी रेट में सबसे ऊपर खड़े केरला की बात करें तो यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट्स ने शुरू से ही पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर जोर दिया। इसी तरह 1984 में भारत की पहली आईटी पॉलिसी रिलीज होने के साथ ही कर्नाटक के एजुकेशन हब माने जाने वाले बेंगलुरु के आगे जाकर इंडियन सिलिकॉन वैली बनने की नींव पड़ गई थी। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू के प्रयासों से हैदराबाद भी एक आईटी हब बन गया, जो आज एक स्टार्टअप कल्चर का इम्पोर्टेंट हॉटस्पॉट है। ऐसे में उस दौरान यहाँ की सरकारों द्वारा उठाए गए यही कदम उनका करंट डेवलपमेंट भी फ्यूल कर रही हैं, जो आज की स्थिति में अपने कंपाउंडिंग इफेक्ट के चलते कई गुना रिटर्न बनकर इन स्टेट्स को फायदा पहुंचा रहा है। इसके अलावा सदर्न स्टेट्स में बेटर जेंडर इक्वालिटी की वजह से मेल और फीमेल में लिटरेसी और एजुकेशन को समान रूप से बढ़ावा मिला है, जबकि नॉर्थ इंडिया में ये गैप कहीं ज्यादा है। हालांकि नॉर्थ इंडिया के जेंडर सेग्रीगेशन के पीछे कुछ एक्सपर्ट्स नॉर्थ इंडिया के प्रोलॉन्ग रिग्रेसिव इस्लामिक रूल और पर्दा प्रथा को जिम्मेदार मानते हैं। वहीं नॉर्थ वर्सेस साउथ के बीच जेंडर बेस्ड लिबर्टी के इस डिफरेंस के पीछे भी साउथ में प्रेवलेंट कंसर्जिनस मैरिजेस के कॉन्सेप्ट को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन दोनों ही रीजनिंग में भी कुछ विवाद है। हालांकि इन सभी कारणों में मेलजोल से साउथ स्टेट की इकोनॉमिक कंपटीशन में एक वेरिएशन देखने को मिलता है। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि एक इकोनॉमी के बेसिकली 3 सेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी, जिसमें एग्रीकल्चर और माइनिंग जैसी एक्टिविटीज आती हैं, सेकेंडरी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है, और टर्शरी जिसमें सर्विस सेक्टर आता है। इकोनॉमी के वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल से ये बात प्रूव होती है कि अगर एक इकोनॉमी को ग्रो करना है तो उसे इवेंचुअली प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की ओर ट्रांसफॉर्म करना होगा। यही कारण है कि दुनिया भर के डेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का कंपोजिट शेयर सबसे कम देखने को मिलता है। यहाँ तक कि अगर हम इंडियन स्टेट्स के डेटा को एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि जिन स्टेट में ह्यूमन डेवलपमेंट के हाई लेवल्स और रिलेटिव प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलती है, उन सभी स्टेट की जीएसडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक स्टेट प्रोड्यूस में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन लोवेस्ट देखने को मिलता है। हालांकि इस डेटा में अपनी हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की वजह से पंजाब एक एक्सेप्शन है, जहां की जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन और कंपैरेटिव ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों हाई है। अगर हम इस ऑब्जर्वेशन की लाइट में सदर्न स्टेट्स को कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि केरला और तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ भारत के उन स्टेट्स में आते हैं जिनकी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन लोवेस्ट है, जबकि तेलंगाना और कर्नाटका में भी ये प्रोपोर्शन रिलेटिवली कम ही देखने को मिलता है। केवल आंध्र प्रदेश ही एक ऐसा सदर्न स्टेट है जहां की जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। वहीं अगर हम सदर्न स्टेट्स की बात करें तो 2019-20 की एक आरबीआई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज तमिलनाडु में ही है, जहां 2020 में टोटल 38,000 से ज्यादा और देश की 15% फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड है। यही नहीं, तमिलनाडु के इंडस्ट्रियल सेटअप का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ सेकंड रैंक पर रहे गुजरात से 10,000 ज्यादा फैक्ट्रीज हैं। वही मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अनुसार एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज से हमें पता चलता है कि 2009-10 के मुकाबले यानी बीते 10 सालों में इन फैक्ट्रीज का काउंट 45% तक बढ़ गया है। आरबीआई की डेटा से हमें यह भी पता चलता है कि तमिलनाडु में देश में सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज होने की वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी मौजूद हैं। ऐसे में यहाँ के 22 लाख से ज्यादा वर्कर्स वेरियस इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयड हैं। वहीं अगर हम
तमिलनाडु के डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर गौर करें तो हम पाएंगे कि यहाँ ऑटोमोबाइल्स। इसी तरह अगर हम केरला और कर्नाटका की इकोनॉमी का सेक्टर वाइज ब्रेकअप करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि केरला और कर्नाटका दोनों की इकोनॉमी का 65% सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, जबकि तेलंगाना में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 61% है। हालांकि इन स्टेट के इस प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक कंपटीशन के बीच भी इसके हिस्टोरिक रीजंस और प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट पॉलिसी जिम्मेदार हैं। आफ्टर ऑल, जैसा हमने देखा कि सदर्न स्टेट्स में हमेशा से लिटरेसी और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता रहा है। यही कारण है कि यहाँ के एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कफोर्स प्राइमरी एक्टिविटीज को छोड़कर सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज की ओर ट्रांसफॉर्म हो पाई। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि भारत के ये सदर्न स्टेट्स नॉर्दर्न स्टेट्स से ज्यादा डेवलप्ड क्यों हैं। लेकिन इस डेवलपमेंट डिफरेंस से एक मुद्दा भी खड़ा होता है। दोस्तों, सदर्न स्टेट्स का ये दावा है कि 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग सेंट्रल पूल टैक्स के डिवीजन में उनके साथ अन्याय हो रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन द्वारा अपनाए गए नए फॉर्मूला में न केवल 2011 के पॉपुलेशन क्राइटेरिया को ही यूज किया गया है, बल्कि इसका वेटेज भी 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। ऐसे में नए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टॉप बिगेस्ट लूजिंग स्टेट्स में 4 साउथ इंडियन स्टेट्स हैं। इसका कारण यह है कि सदर्न स्टेट्स ने स्पेसिफिकली अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के प्रयास कई दशक पहले ही शुरू कर दिए थे, जिसका नतीजा ये है कि जहां एक ओर नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, दूसरी ओर सदर्न स्टेट्स में ये लगातार कम होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर ये मैप दर्शाता है कि अगर इंडियन स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट को 100 रुपए डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में देती हैं तो उसे कितने रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से इन रिटर्न देखने को मिलता है। पहली नजर में ये मैप देखकर भी ऐसा ही लगता है कि काफी हद तक सदर्न स्टेट्स नुकसान में है। लेकिन अगर हम इस मैप को क्लोजली एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि ये नॉर्थ वर्सेस साउथ या हिंदी बेल्ट वर्सेस नॉन हिंदी के डिस्क्रिमिनेशन की वजह से नहीं है, बल्कि स्टेट्स की इकोनॉमिक नीड की वजह से है। तभी बिहार और नॉर्थ ईस्ट पर सेंट्रल टैक्स पूल से सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। वहीं अगर हम साउथ इंडिया की मीडियन एज पर गौर करें तो हम पाएंगे कि जहां नॉर्थ इंडिया यूथफुल है, वहीं लो टोटल फर्टिलिटी रेट की वजह से सदर्न स्टेट्स तेजी से ओल्डर एज की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं है कि न केवल आज साउथ इंडियन स्टेट्स की ग्रोथ कुछ हद तक नॉर्थ इंडिया टैलेंट पूल से ही फ्यूल्ड है, बल्कि आने वाले सालों में साउथ इंडिया को डेवलपमेंट पाथ पर आगे बढ़ने के लिए यूथफुल नॉर्थ की जरूरत पड़ेगी। तो याद कीजिए, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमारे यहाँ के सारे स्टूडेंट्स को डिफरेंट हाउसेज में डिवाइड कर दिया जाता था, जिन्हें अलग अलग नाम और अलग अलग कलर्स के फ्लैग से पहचाना जाता था। ये सभी डिफरेंट हाउसेज स्कूल में होने वाले अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में एक दूसरे के अगेंस्ट compete किया करते थे। मगर जब भी कोई इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता था तो सब मिलजुल कर पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट करते थे। ऐसे में स्टूडेंट को अलग अलग हाउसेज में डिवाइड किए जाने का उद्देश्य यही था कि कमजोर स्टूडेंट्स पर ध्यान दिया जा सके, जिससे सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। साथ ही इंटर हाउस कॉम्पिटिशन की मदद से इन हाउसेस के बीच एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट पैदा किया जा सके, जिससे वो खुद को बेटर करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करें और आपस में कम्पीट करके अपनी इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसी को और भी ज्यादा इंप्रूव करें। ठीक वैसे ही अगर हमारा देश अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग रीजन्स में बटा हुआ है तो इसका मकसद भारत के हर रीजन में इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की मदद से पूरे देश की कॉम्पिटेंसी को बढ़ावा देने का ही है। ऐसे में नॉर्दर्न स्टेट्स को जरूरत है सदर्न स्टेट से सीखने और इंस्पायर होने की। इसमें नीति आयोग जैसी डिसेंट्रलाइज्ड बॉडी एक अहम भूमिका निभा सकती है। वहीं सदर्न स्टेट्स को भी नेशन के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए आगे आने की जरूरत है, ताकि इस अखंड भारत को इसी तरह सदियों तक एकजुट रखा जा सके। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज के वीडियो को हम यही विराम देते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, एग्जामिन द फैक्टर्स लीडिंग टू रीजनल डिस्पैरिटी इन पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू ब्रिज द रीजनल गैप? डिस्कस। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।